कल हमने सिलेबस डिस्कस किया था। ठीक, पिछले बार जैसे कि 20 नंबर में आया था, तो मान के चलिए 10 चैप्टर है मोटे मोटे। कल सिलेबस में आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं। देवेंद्र भाई गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग पहले चैप्टर मतलब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं, उसकी पीढ़ियां, जनरेशन से सब के बारे में, कंप्यूटर का विकास। तो ये पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। और बहुत ही बेसिक, एकदम इजी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक आध क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपको। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की सीमाएं, कि कंप्यूटर क्या ऐसा कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर की विशेषताएं, यहां से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, तो क्या की विशेषता होती है कंप्यूटर की, मतलब इंसानों से कैसे अलग है, एक कंप्यूटर इंसानों से अलग कैसे होता है, क्या क्या होना चाहिए इसमें। सबसे पहले सबसे मुख्य विशेषता होती है वो इसका स्पीड है, गति। और केवल यहीं से क्वेश्चन आता है आपको ज्यादातर, कल इसके बारे में बताया भी था। तो कंप्यूटर इंसानों से कई गुना तेज काम करता है। एक सेकंड में वो लाखों कैलकुलेशंस, लाखों गणनाएं कर सकता है, या हमारे लाखों निर्देशों को हल कर सकता है। ठीक, इसी से कंप्यूटर का यूनिट या स्पीड का मात्रक निकल के आया, वो है MIPS। वॉइस क्लियर नहीं क्या, एक बार सभी बताएंगे ऑनलाइन। सभी को दिक्कत है क्या आवाज में? ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कंप्यूटर की गति, स्पीड। इंसान की तुलना में काफी ज्यादा फास्ट होता है कंप्यूटर। तो यहां से आपको 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको बनता है कि कंप्यूटर की गति को किससे मापते हैं हम लोग। तो साधारण जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है हमारा, उसकी स्पीड को हम लोग मापते हैं MIPS से। क्योंकि कंप्यूटर के बारे में हम लोग लिखते हैं कि कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, वहीं से इसका मात्रक निकल के आया। ठीक, वहीं से इसका मात्रक निकल के आया MIPS, मतलब मिलियन। M फॉर हो गया मिलियन, I से इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, मिलियन मतलब 10 लाख, लाखों मतलब बोल सकते हो आप, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये यहीं से निकल के आया मात्रक। तो कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों निर्देशों को हमारे वो सॉल्व कर सकता है, या लाखों कमांड को हमारे पूरा कर सकता है, लाखों गणनाएं कर सकता है। यहीं से इसका मात्रक निकल के आता है MIPS। तो सीधे से क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की गति को किससे मापते हैं, तो MIPS से। दूसरा अच्छा प्रश्न बनता है यहां से, अगर आपको पूछे कि सुपर कंप्यूटर की गति को किससे मापते हैं, तो काफी अंतर है दोनों में। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर की तुलना में 10 की घात 15 गुना, 10 की घात 18 गुना फास्ट होता है। मतलब कई अरब खरब गुना फास्ट होता है सुपर कंप्यूटर साधारण कंप्यूटर से। तो सीधी सी बात है, इसके लिए अलग मात्रक होगा। MIPS से हम लोग नहीं माप सकते इसको। MIPS से क्या, अगर उसको हम लोग बिलियन इंस्ट्रक्शन कर दें, ट्रिलियन भी कर दें, तो भी उससे ज्यादा है कई गुना आपका सुपर कंप्यूटर की स्पीड। तो सुपर कंप्यूटर की गति को हम लोग मापते हैं फ्लॉप्स से। ये कई बार आपको पूछा हुआ है, फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लॉप्स। ये कई बार पूछा हुआ है कि सुपर कंप्यूटर की गति का मापन किससे करते हैं, तो फ्लॉप्स से। और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म आपको पूछेगा, तो फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। यह है सुपर कंप्यूटर की गति का मात्रक। तो कंप्यूटर की गति को हम लोग MIPS से मापते हैं, लेकिन जब बात करते हैं अगर सुपर कंप्यूटर जो कहीं ज्यादा फास्ट होते हैं, तब उनकी गति को FLOPS, फ्लॉप से मापा जाता है।
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। अब फ्लॉप्स के आगे आपको कुछ भी लिख देगा, मेगा फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स, कुछ भी लिख दे। फ्लॉप्स मतलब सुपर कंप्यूटर को ही बता रहा है वो, ठीक, तो याद रखना है। तीसरा आपको क्वेश्चन अगर पूछे, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब हमारा सीपीयू, प्रोसेसर बोल लीजिए या सीपीयू बोल लीजिए, एक ही मतलब है। क्या होता है सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू या प्रोसेसर की स्पीड को किससे मापते हैं? किसी को आइडिया? ऑनलाइन किसी को पता है कि सीपीयू की स्पीड को किससे मापा जाता है? सीपीयू की स्पीड को मापने का यूनिट या इकाई क्या है? आप लोग विज्ञापन वगैरह में देखे भी होंगे, मोबाइल वगैरह का बताता है कि इसमें इतना प्रोसेसर लगा हुआ है करके विज्ञापन आता है। आप लोग देखते होंगे विज्ञापन वगैरह में बोलता है कि इतना गीगा हर्ट्ज का प्रोसेसर लगा है करके, मतलब प्रोसेसर की स्पीड को हम लोग मापते हैं हर्ट्ज से, हर्ट्ज। अब वो गीगा हर्ट्ज हो, मेगा हर्ट्ज हो, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है हर्ट्ज से, जिसको ऐसे 8Z से लिखते हैं, 8Z। अब वो मेगा हर्ट्ज लिखा रहे, गीगा हर्ट्ज लिखा रहे, की मतलब है। फ्लॉप्स में मेगा फ्लॉप्स लिखा रहे, गीगा फ्लॉप्स लिखा रहे, की मतलब है वो सुपर कंप्यूटर को ही दिखाएगा। हर्ट्ज आपके सीपीयू की स्पीड को ही बताता है। यही से क्वेश्चन आते हैं केवल और केवल यहाँ पे। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कंप्यूटर का गति। इंसानों से कैसे अलग है, मतलब उसकी खासियत क्या है? तो सबसे पहली तो बात होती है गति उसका। तो ये 3 मात्रक हैं। अब एक व्यापक में क्वेश्चन पूछा था कि कौन से कंप्यूटर की गति को नहीं दिखाता करके, आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कैसे कैसे पूछा हुआ है इनको। तो ये 3 ऑप्शन दिया था और चौथा ऑप्शन दे दिया था बाइट। तो बाइट किसको बताता है? बाइट स्टोरेज को बताता है, मेमोरी को। ठीक, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, ये मेमोरी की इकाई है, स्टोरेज की इकाई है, ना कि स्पीड की। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं और कई बार पूछा हुआ है। फ्लॉप्स, सुपर कंप्यूटर की गति को किससे मापते हैं? तो फ्लॉप्स से। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? ऐसा क्वेश्चन आपको बना हुआ है। तो ये सबसे पहली विशेषता है और यही से क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ पे। तो कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है गति, स्पीड। तो 3 मात्रक या 3 यूनिट हमको याद रखना है स्पीड के। तो फ्लॉप्स में वो एम फ्लॉप्स लिख देगा, मतलब मेगा फ्लॉप्स। जी फ्लॉप्स या गीगा फ्लॉप्स ही मतलब है, सुपर कंप्यूटर ही बताएगा वो। हर्ज में आपको मेगा हर्ज लिख दे, गीगा हर्ज लिख दे, की मतलब है। तो एक तो हो गई गति। दूसरी विशेषता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है एक्यूरेसी, या हिंदी में इसको बोलते हैं शुद्धता। इसका मतलब है कि कंप्यूटर गलती नहीं करता। वो गलती तभी करेगा जब हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन में गलती हो, आपके निर्देश में गलती हो, हमारे द्वारा दिए गए इनपुट में या इंस्ट्रक्शन में गलती हो, तभी कंप्यूटर गलती करेगा, वरना वो गलत परिणाम नहीं देता। तो इसी को बोलते हैं शुद्धता। उसके परिणाम हमेशा एक्यूरेट होते हैं, एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर में, शुद्धता। तो ये याद रखना है आपको। इसको ऐसे कहानी ऐसा पूछ देता है कई बार कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर गलतियां नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? तो एक्यूरेसी। ऐसे भी क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। जैसे कि एक बार पूछा था डिलीजेंस को। किसी को पता है डिलीजेंस मतलब क्या होता है? एक विशेषता है डिलीजेंस, ये पूछा हुआ है आपको, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश वर्ड हमको याद रखने होते हैं। डिलीजेंस, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि मेहनती, परिश्रमी, या आपको कई जगह पे ये हिंदी में लिखा मिलता है स्फूर्ति। स्फूर्ति, मेहनती, परिश्रमी, ऐसे ऐसे आपको शब्द देखने मिलेंगे। तो कंप्यूटर की वो विशेषता है जिसमें कंप्यूटर थकता नहीं है आपका। आप कंप्यूटर में लगातार काम कर सकते हो, जैसे हम एक समय के बाद थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता। उसकी इसी विशेषता को डिलीजेंस कहा जाता है। तो कई तरीके से आपको लिख सकता है वो, स्फूर्ति, परिश्रमी, मेहनती, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिलीजेंस। तो कंप्यूटर बिना रुके लगातार काम कर सकता है, बिना थके हुए, बिना कोई उसके बोल सकते हो काम करने के न तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लगातार काम करने के बाद भी न तो उसके रिजल्ट में कोई प्रभाव पड़ता है। इसी विशेषता को कहा जाता है डिलीजेंस।
इसके अलावा ऑटोमेशन या कंप्यूटर ऑटोमेटिक होता है, स्वचालित। एक बार आपने इनपुट दे दिया, फिर कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है, आपको बार बार उसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी मशीन में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ऑटोमेशन होती है, उसका खुद से काम करना। इसके बाद एक ऐसी विशेषता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है हिंदी में विश्वसनीयता। इसके परिणाम पर आप भरोसा कर सकते हो, ये गलती नहीं करता। एक ही मतलब है, एक्यूरेसी जैसा ही है। तो कंप्यूटर गलती नहीं करता। इसके बाद बोल सकते हो कि कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है, वर्सेटैलिटी। इसका मतलब है कि ये कई प्रकार के काम कर सकता है। कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है आपका, मतलब बोल सकते हो कि कई प्रकार के काम करने की क्षमता। कई प्रकार के कार्य कर सकता है। हम उसमें फोटो को एडिट भी करते हैं, फोटो को स्ट्रीम भी करते हैं, वीडियो को स्ट्रीम भी करते हैं, काफी कुछ कर लेते हैं हम लोग। कई प्रकार के सॉफ्टवेयर चला लेते हैं, प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं। तो कई प्रकार के काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। तो वर्सेटाइल होता है कंप्यूटर, एक साथ कई प्रकार के काम कर सकता है। बस यही विशेषता को उसको बोलते हैं वर्सेटैलिटी। वर्सेटाइल है कंप्यूटर। तो ऑटोमेशन, आपको डिलीजेंस पूछ चुका है एग्जाम में। इसके अलावा कंसिस्टेंसी भी हो सकता है। इसके अलावा होता है आपका स्टोरेज। जैसे हमारे दिमाग की या हमारे मेमोरी की एक क्षमता है कि हम एक सीमित क्षमता तक ही स्टोर कर सकते हैं, कुछ चीजों को ही याद रख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के पास होता है लार्ज और परमानेंट स्टोरेज। कंप्यूटर डेटा को लंबे समय तक स्थायी रूप से और बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकता है। इसको बोल सकते हो विशाल और स्थायी भंडारण क्षमता। तो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी हमसे काफी ज्यादा होती है। तो ये सब उसकी विशेषताएं हैं या उसकी अच्छाइयाँ बोल सकते हो। इंसान से कैसे अलग है, इंसान से किस प्रकार से कंप्यूटर अच्छा है। तो यहाँ से सबसे जो क्वेश्चन आपको आया है केवल स्पीड से पूछता है, बस ये स्पीड के 3 मात्रक आपको याद रखने हैं। और इस डिलीजेंस को एक बार पूछा था, वैसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। तो एक कंप्यूटर क्या कर सकता है वो देखा हमने। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशंस उसके। यहां से भी एक ही पॉइंट आपको बार बार एग्जाम में आया हुआ है। तो कंप्यूटर की सीमाएं की बात करें, अगर लिमिटेशंस की बात करें कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर पूरी तरीके से निर्भर है हमारे ऊपर। हम जैसा उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे, वैसे ही काम करेगा वो। तो कंप्यूटर पूरी तरीके से हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर या इंस्ट्रक्शंस पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। वो अपने तरफ से कुछ काम नहीं कर सकता। इसी विशेषता को, इसी उसकी सीमा को बोलते हैं हम लोग लैक ऑफ इंटेलिजेंस आपका। तो आप लिख सकते हो कि कंप्यूटर की सीमाएं। तो 4 लिमिटेशंस यहाँ पे हैं, जिसमें से एक ही आपको याद रखना है जो क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ये आपको पिछले अमीन पटवारी में भी पूछा था यहाँ से क्वेश्चन। लिमिटेशंस कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, उसके लिमिट क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पिछले अमीन पटवारी में आपको आया है। आपको लिखा था अंडरस्टैंडिंग करके, एक्चुअल में होता है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस नहीं होता, बुद्धिहीन होना, आईक्यू नहीं होता। कई इसके मतलब निकाल सकते हो आप, या इसको बोल देते हैं बुद्धिमता। इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमता की कमी। या आप इसको बोल सकते हो कि कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है। स्टोरेज तो होता है, मेमोरी तो होता है कंप्यूटर के पास, लेकिन बुद्धि नहीं होता। जैसे जरूर दिमाग सबके पास है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके पास बुद्धि हो। बस वही लॉजिक है। आईक्यू नहीं होता। कई तरीके से आपको लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं होता, इंटेलिजेंस नहीं होता, बुद्धिहीन होता है कंप्यूटर, या बुद्धिमत्ता की कमी होती है। और इसी को बोल देते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी नहीं होती उसके पास।
इसका मतलब यही है कि उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। ये पिछले बार आपको पूछा था कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता करके लिखा था, और ऑप्शन में था अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं सकता वो, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती उसके पास या क्षमता। नहीं होती, इसका मतलब ये है तार्किक कार्य नहीं कर सकता, तर्क नहीं कर सकता, डिसीजन नहीं ले सकता, निर्णय नहीं ले सकता वो। इसी विशेषता को, इसी सीमा को कहा गया है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। उसके पास बुद्धि नहीं होता, कि कंप्यूटर बुद्धिहीन है। तो कंप्यूटर के पास स्वयं से सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, वो पूरी तरीके से निर्भर है हमारे ऊपर। हम उसको जैसा इनपुट देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, वैसा वो काम करेगा। इसी विशेषता को बोला गया ये, और इसी को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से आपको पूछता है। और इसी का ही एक अपवाद है, इसी का ही एक अगला स्टेप है, जिसको हम लोग बोलते हैं एआई। एआई मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर किसी मशीन में खुद से सोचने समझने की शक्ति आ जाए, उसी को ही बोला जाता है एआई। ठीक, इसका अपवाद। तो आजकल बोल सकते हो बहुत सारे ऐसे मशीन आ गए हैं जो खुद से सोचने समझने लग गए हैं, उनको ही कहा जाता है एआई। लेकिन हमको फिर फिलहाल तो आगे बताऊंगा आपको एआई के बारे में क्या क्या याद रखना है। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखिए कि कंप्यूटर में स्वयं से सोचने समझने की, फैसले लेने की क्षमता नहीं होती। इसे कहा जाता है कि कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है, बुद्धिमत्ता नहीं होते उसके पास, आईक्यू नहीं होता, इंटेलिजेंस नहीं होता। ये पूछा हुआ है आपको, बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में और क्या क्या लिमिटेशन है? तो कंप्यूटर एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला होता है। खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है। इसमें और आप नोट कर सकते हो कि ये पावर पे डिपेंडेंट होता है, पावर पे डिपेंडेंट होता है, या आप बोल सकते हो विद्युत पर निर्भरता। विद्युत पर निर्भरता, बिना बिजली के नहीं चल सकता। खर्चीला होता है, पावर पे डिपेंडेंट होता है, बिजली से चलता है। इसके अलावा साइबर अटैक या मालवेयर अटैक या वायरस का खतरा लिख सकते हो सिंपल भाषा में। वायरस अटैक का खतरा, कितना भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया लेकिन आज भी वायरस वगैरह से नहीं बच पाता कंप्यूटर। तो ये इसके कुछ खराबियां हैं, इसकी लिमिटेशंस है। तो बस यहाँ पे ये बुद्धिहीन वाला पॉइंट को आपको समझना है, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के देता है कि कंप्यूटर में कौन सी विशेषता नहीं होती करके। तो ये फिर बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, जो भौतिक भाग होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर है, और जिसको केवल देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हार्डवेयर। तो ये कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो लिख सकते हो कि कंप्यूटर के वे भाग या कंप्यूटर के भौतिक भाग। फिजिकल पार्ट्स या कंपोनेंट्स लिख सकते हो इसको आप, जिसे या जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। तो हार्डवेयर है। जैसे कि कोई भी डिवाइस है आपका, एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस, जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं, प्रिंटर, मॉनिटर, तो जितने भी डिवाइस है मतलब हार्डवेयर है। सीपीयू भी आपका हार्डवेयर है। एग्जाम में कई बार इसमें गलती कर देते हैं लोग। सीपीयू, और सीपीयू के तीन पार्ट्स किसी को पता है क्या क्या होते हैं? सीपीयू के तीन भाग, सीपीयू के तीन भाग होते हैं। एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी यूनिट। तो सीधी सी बात है, ये भी हार्डवेयर ही होंगे, सीपीयू के भाग हैं। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं इसको। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है। तो सीपीयू मतलब प्रोसेसर, मदरबोर्ड में लगा होता है मतलब हार्डवेयर है वो, और उसी के तीन पार्ट होते हैं मतलब वो भी हार्डवेयर होंगे।
जितने भी आपके मेमोरी डिवाइस हैं या स्टोरेज डिवाइस हैं, स्टोरेज मीडिया है, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी हो गया, सब कुछ आपका हार्डवेयर है। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी हो गया, डीवीडी हो गए, पेन ड्राइव हो गया, सब कुछ। तो जहां पे भी डिवाइस होता है मतलब वो हार्डवेयर होगा। तो जहां पे भी डिवाइस है, ऐसे भाग जो कंप्यूटर में लगे होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, सभी हार्डवेयर है। तो कोई भी इनपुट डिवाइस, कोई भी आउटपुट डिवाइस, कोई भी स्टोरेज मीडिया, सीपीयू के कोई भी भाग को पूछ ले, मेमोरी के किसी भी प्रकार को पूछ ले, सब हार्डवेयर है आपके। वैसे एक क्वेश्चन आया था एसबीआई एसबीआई पीओ में, जैसे बड़े एग्जामों में क्वेश्चन आया है आपका कि प्रिंटर ड्राइवर क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाएगा। प्रिंटर ड्राइवर क्या है लिखा था, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर पूछा था वो। आपको 4 ऑप्शन दे दिए थे कि कौन सा इसमें हार्डवेयर नहीं है करके। ठीक, तो याद रखिएगा कि जहां पे भी ये ड्राइवर शब्द दिखा मिले मतलब ये सॉफ्टवेयर होता है, और जहां पे भी ड्राइव शब्द दिखा मिले वो हार्डवेयर होता है। जैसे सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो ड्राइव मतलब हार्डवेयर, जहां पे हम लोग डिस्क को रखते हैं उसको बोलते हैं ड्राइव, जो उस डिस्क को ऑपरेट करता है, चलाता है। ड्राइवर क्या होता है, आप देखेंगे कोई भी जब मशीन को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, जैसे प्रिंटर, प्रिंटर को जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए कंपनी की तरफ से एक सॉफ्टवेयर मिलता है, कैसेट वगैरह में, सीडी वगैरह में देता है वो। उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके वो प्रिंटर काम करता है। उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं ड्राइवर। ठीक, तो किसी हार्डवेयर को या किसी मशीन को चलाने के लिए साथ में जो हमको सॉफ्टवेयर मिलता है उसी को बोलते हैं ड्राइवर। तो ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है। तो कुछ भी ड्राइवर लिखा रहे मतलब याद रखना है आपको कि सॉफ्टवेयर होगा करके। ठीक, तो सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर के बारे में अभी डिटेल में देखेंगे, इसके टाइप्स को पूछता है आजकल। तो वो पुराना डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि जिसे देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हमको जानना है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, बनता कैसे है, इसके प्रकार क्या है। इसके प्रकारों से क्वेश्चन आजकल फंसाता है, तो यहां तो याद रखिएगा। एग्जाम्पल में जैसे आपको बोले कि एमएस वर्ड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस में जिस जैसे सॉफ्टवेयर है आपका। वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वायरस को ठीक करने वाला एंटीवायरस भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। आपको बोलेगा वेब ब्राउजर क्या है, तो हम यूज करते हैं गूगल क्रोम जैसे कि, सॉफ्टवेयर है। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। आपको बोलेगा कि असेंबलर क्या है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब क्या होते हैं, हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। और बताया जहां पे भी आपको ड्राइवर लिखा मिले जैसे कि प्रिंटर ड्राइवर, तो सामने में कोई भी मशीन का नाम लिखा हो, हार्डवेयर का नाम लिखा हो, लेकिन अगर पीछे में ड्राइवर लिखा है मतलब वो सॉफ्टवेयर है। तो प्रिंटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो हमको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है उसको ड्राइवर बोलते हैं। तो ड्राइवर जहां पे भी दिखे तो याद रखिएगा, भले सामने में किसी डिवाइस का नाम लिखा हो, हार्डवेयर का नाम लिखा हो, तो भी वो सॉफ्टवेयर आएगा। जहां पे भी ड्राइवर आया मतलब सॉफ्टवेयर है। एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम में इसको घुमाया है आपका। तो ये एग्जाम्पल, तो इसके तो हजारों लाखों एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर के। अब उसको हम लोग प्रकारों से यहाँ पे समझेंगे। अब ऑनलाइन किसी को आइडिया कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर, आजकल वहां से हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है। सीधे सीधे आपको पूछेगा कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछ रहा है आजकल। ठीक, नहीं पता किसी को, तो देखो सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। आपने सुना होगा जैसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे सी प्लस प्लस सुने तो होगे कम से कम। ठीक, तो कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम किसी लैंग्वेज से बनता है।
क्या बोलते हैं उनको? प्रोग्रामर बोलते हैं या कोडर बोलते हैं, जो कोडिंग करते हैं उनको। ठीक। तो जो कोई कोडर या प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, किसी लैंग्वेज में कोडिंग करता है, कोड लिखता है किसी भी लैंग्वेज में। किसी भी लैंग्वेज में कोई जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोडर है या प्रोग्रामर जिसको बोल देते हैं, वो कोडिंग करता है, वो किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो एक एक लाइन वो जो लिख रहा है, ये एक एक लाइन वो जो लिखता है, यही क्या है, आपके इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है। ठीक। एक एक लाइन जो लिख रहा है किसी लैंग्वेज में, ये कंप्यूटर को लिख के वो क्या बता रहा है, इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि कंप्यूटर को क्या करना है। हिंदी में बोलते हैं निर्देश। तो एक कोडर या प्रोग्रामर आवाज कट रही इधर से तो ठीक है। ठीक। तो कोडर या प्रोग्रामर किसी लैंग्वेज में जो एक एक लाइन लिखता है, वो एक्चुअल में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि क्या करना है करके। ऐसी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के बाद वो बनाता है एक प्रोग्राम। और ये पूछा हुआ एग्जाम में आपको कि निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, तो निर्देशों से बनता है प्रोग्राम, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोग्रामर। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर बनते हैं एक सॉफ्टवेयर, या इसको आप उल्टा भी समझ सकते हो। जैसे कि MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस है, वो हर फंक्शन क्या एक प्रोग्राम है, और हर एक प्रोग्राम किसी न किसी कोडिंग से लिखा होगा, किसी न किसी लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शन देके बनाया गया होगा। तो उल्टा भी आप इसको समझ सकते हो। तो ये एग्जाम में आया है, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम कहते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर या प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये एग्जाम में आपके आया हुआ है। ठीक। तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए कि निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। निर्देशों मतलब इंस्ट्रक्शंस के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम कहलाता है सॉफ्टवेयर। ये आपको पूछा हुआ है। तो किसी भी लैंग्वेज में कोई कोडर है जो कोई कोडिंग करता है, मतलब वो कंप्यूटर को निर्देश दे रहा है, कमांड दे रहा है कि उसको क्या करना है। तो किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए कोई कोडर कोडिंग करता है, तो किसी लैंग्वेज में लिखा गया एक एक लाइन इंस्ट्रक्शन है वो। देखेंगे तो अभी ठीक है आवाज। ठीक। शायद सर्वर में कोई दिक्कत है, बाकी इधर से तो क्लियर है सब चीज। तो याद रखिएगा एग्जाम में आया हुआ है। तो हर एक सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बनता है। जैसे कि आप एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है, उसमें जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम है, घटाने के लिए प्रोग्राम है, गुणा के लिए, भाग के लिए। और हर एक प्रोग्राम किसी न किसी कोडिंग से लिखा गया होगा, इसका मतलब यही है। तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये आपको पूछा हुआ है। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग 3 प्रकार में बांटते हैं, और यहां से आजकल एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है।
सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सीधे सीधे आपको यहां से क्वेश्चन आजकल आता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जैसे अगर आपको बोले कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, या एमएस ऑफिस का पावर पॉइंट बोल लीजिए, एक्सेल बोल लीजिए, तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं लोग? एप्स बोलते हैं। एप्स का मतलब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज करते हैं, जैसे आपको इंटरनेट चलाना है तो आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करते हो वेब ब्राउजर का। तो वेब ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको लेटर लिखना है, टाइपिंग करना है तो आप वर्ड का यूज करोगे। प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप पावर पॉइंट का यूज करोगे। कैलकुलेशन करना है, डेटाबेस तैयार करना है तो आप एमएस एक्सेल का यूज करोगे। तो ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन का मतलब होता है उपयोग, जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे एप्स हैं वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक। दूसरा फिर अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इसको ऐसे याद रखना है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बिना आपका सिस्टम नहीं चल सकता, जो कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में केवल दो एग्जांपल आप याद रखिए, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सीधी सी बात है, बिना विंडोज के क्या हमारा कंप्यूटर चल पाएगा? या बिना एंड्रॉयड के हमारा मोबाइल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो बाकी पूरे मोबाइल को या पूरे कंप्यूटर को चलाते हैं। इनके बिना ना तो हार्डवेयर काम करता है ना तो सॉफ्टवेयर करता है। कंप्यूटर की सबसे मुख्य सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ओएस बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, जैसे कि विंडोज, एंड्रॉयड, यूनिक्स, लिनक्स, ठीक, उबंटू, कुबंटू, जेनिक्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक। जैसे कि एग्जांपल में आप लिख सकते हो, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, इसमें तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, वहां पे देखेंगे काफी कुछ है। आपको सीधा सीधा पूछेगा कि विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा सिस्टम नहीं चल सकता, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर में याद रखना है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। मशीन, मशीन या कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? किसी को आइडिया? केवल और केवल जीरो और वन को। ठीक। जीरो और वन को ही बोला जाता है मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कोई भी मशीन या कंप्यूटर केवल जीरो और वन को समझता है, इसलिए इसको बोलते हैं मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज। जीरो और वन इन दो नंबर का यूज होता है, इसलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज ही बोलते हैं। ठीक। तो कंप्यूटर केवल और केवल जीरो और वन को समझता है, मतलब मशीन भाषा को या बाइनरी भाषा को समझता है। अगर आप किसी और भाषा में प्रोग्रामिंग करते हो, जैसे आपने सी प्लस प्लस में कोडिंग किया, तो उसको कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। वो केवल किसको समझता है? जीरो और वन को, मशीन भाषा को समझता है। तो हमको चाहिए रहता है एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बिना भी कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। हम जो भी काम करते हैं किसी दूसरी भाषा में करते हैं, ठीक, उसको कंप्यूटर को समझने के लिए हमको चाहिए रहेगा कि कोई ट्रांसलेटर हो जो उसको ट्रांसलेट करके दे। ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे पीछे ही आपको बताया था असेंबलर। ये तीन प्रकार के होते हैं। असेंबलर, ये पढ़ेंगे, पूरा लैंग्वेज का एक चैप्टर है हमारा। कंपाइलर, और एक होता है इंटरप्रेटर। तो ये तीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं जिनका काम है किसी भी दूसरी भाषा को मशीन भाषा में बदलना, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके।
तो ऐसे दो सॉफ्टवेयर जिसके बिना आपका सिस्टम नहीं चल सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ये सिस्टम के लिए जरूरी है, इसके बिना सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा सिस्टम नहीं चल सकता, बिना ट्रांसलेटर के कंप्यूटर समझ नहीं सकता जब तक उसको कोई 0 1 में ट्रांसलेट करके नहीं देगा। तो ये दो सॉफ्टवेयर हमारे, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बिना हमारा सिस्टम नहीं चल सकता। फिर बात करें अगर हम लोग एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन मतलब एप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एप्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज करते हैं। अगर हमको लिखना है तो हम यूज करेंगे एमएस वर्ड का, अगर हमको कैलकुलेशन करना है, टेबुलर फॉर्म में डेटा को तैयार करना है तो हम यूज करेंगे एमएस एक्सेल का, अगर हमको स्लाइड बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम यूज करेंगे पावर पॉइंट का, अगर हमको इंटरनेट चलाना है तो हम यूज करते हैं गूगल क्रोम जैसे वेब ब्राउजर का, गूगल क्रोम, मोजिला, एक्सप्लोरर, आपके बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज करते हैं वो आपके एप्स है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, जैसे हमको डिजाइनिंग करना है, कंप्यूटर की सहायता से डिजाइनिंग करना कहलाता है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं। तो ज्यादातर जो इंजीनियर आजकल यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर है आपका ऑटो कैड। जितने सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर डिजाइनिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे आप वीडियो देखने के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज करते हो, ठीक, फोटो को एडिट करने के लिए फोटोशॉप का यूज करते हो, ये सब इसी में आ जाएंगे आपके। जितने भी आपके मीडिया एडिटर हैं, जितने आप वीडियो एडिट करते हो, फोटो एडिट करते हो, जितने भी आपके मीडिया प्लेयर हैं, चाहे वो फोटो देखने वाला हो, वीडियो देखने वाला हो, तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग हम करते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। केवल दो ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर। चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपको सीधे पूछेगा कि लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये दो, तो ये काफी आसान है। तीसरा यूटिलिटी, यूटिलिटी का हिंदी मतलब होता है उपयोगिता, यूजफुलनेस, उपयोगिता। देखिए एक तो हो गया जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, एक हो गया जिसको हम यूज करते हैं। अब जो बच गया वो यूटिलिटी है, जैसे कि एंटीवायरस। अब एंटीवायरस के बिना तो कंप्यूटर चल सकता है, जरूरत नहीं कि एंटीवायरस कंप्यूटर की जरूरी है। वो तो हमारे डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसको। लेकिन एंटीवायरस को तो हम तो यूज नहीं करते ना, कि हमको कुछ उसमें काम करना है। आपका एक बार इंस्टॉल कर देते हो फिर ऑटोमेटिक वो अपना काम करते रहता है। तो एंटीवायरस करता क्या है, एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को अच्छा बनाने में हमारी सहायता करता है। तो बोल सकते हो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, आपके ये सपोर्टिव सॉफ्टवेयर है जो हमको किसी और तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को और अच्छा बनाते हैं हमारे लिए। ठीक, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की यूटिलिटी को बढ़ाए या कंप्यूटर की उपयोगिता में वृद्धि करे, कंप्यूटर की गति को बढ़ाए, स्पीड को बढ़ाए, कंप्यूटर की स्टोरेज को, मतलब भंडारण क्षमता को बढ़ाए, कंप्यूटर में काम करने को आसान बनाए, कंप्यूटर को सिक्योरिटी दे, सुरक्षा दे। मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी न किसी तरीके से हमको सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से काम करने के लिए, या हमारे कंप्यूटर को और अच्छा बना रहे हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनका हम सीधे यूज नहीं करते, जैसे सीधे यूज करते हैं हम इनका, जिनको एप्स बोलते हैं, जिसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता उसको सिस्टम बोल देते हैं। ये हमको मदद करते हैं कंप्यूटर को और अच्छा बनाने में, जैसे कि सुरक्षा देने वाला है हमको एंटीवायरस। तो आपको सीधे सीधे पूछेगा कि एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हमको सुरक्षा देता है, हानिकारक फाइल्स को डिलीट भी करता है, वायरस को मारता भी है। वो कंप्यूटर की स्पीड को भी बढ़ाएगा, फालतू फालतू के फाइल डिलीट होंगे तो स्पीड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है सिस्टम की। तो एंटीवायरस हमको सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।
फाइल मैनेजर, अब सोचिए अगर आपके सिस्टम में फाइल मैनेजर नहीं होता तो कितना मुश्किल होता सभी फाइल्स को मैनेज कर पाना। लाखों करोड़ों आपके फाइल्स हैं सिस्टम में, अगर फाइल मैनेजर नहीं होता तो आप ढूंढते कैसे किसी को। ये आपको सुविधा देता है कि आप अलग अलग फोल्डर बना सकते हो, अलग अलग फाइल बना सकते हो, फाइल के अंदर फाइल बना सकते हो, उस फाइल को आप सॉर्ट करके अरेंज करके देख सकते हो डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से। तो फाइल मैनेजर हमारे काम को क्या कर रहा है, आसान बना रहा है डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक, या कोई भी मैनेजर लिखा रहे आपको, फाइल मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर, ऐसे कुछ भी लिखा रहे मतलब वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जो हमको किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं, जैसे कि बैकअप यूटिलिटी, जितने बैकअप सॉफ्टवेयर है जो फाइल को बैकअप स्टोर करने के लिए मदद करते हैं। फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी, जो फाइल के साइज को कंप्रेस करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर। फाइल कंप्रेशन का मतलब होता है किसी फाइल के साइज को कम कर देना। जैसे व्हाट्सएप में आप फोटो भेजते हो, क्या होता है, अपने आप उसका साइज कम हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक व्हाट्सएप में इनबिल्ट है एक सॉफ्टवेयर आपका कंप्रेसर, वो कंप्रेस करके भेजता है ताकि डेटा आपका जल्दी पहुंच जाए खराब नेटवर्क में भी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कंप्रेशन यूटिलिटी। फाइल को कंप्रेस करने वाले, बैकअप बनाने वाले, फाइल को मैनेज करने वाले। तो ये एंटीवायरस जो हमको सुरक्षा देता है, तो ये सब सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है। वैसे ही आपको लिखा मिलेगा डिस्क पार्टीशन, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क क्लीनर प्रोग्राम लिखा रहेगा, डिस्क क्लीनअप लिखा रहेगा। क्लीनअप या क्लीनर मतलब जो फालतू फालतू के फाइल को डिलीट करने वाले सॉफ्टवेयर आते हैं आपके, इससे क्या होगा, आपका स्टोरेज बढ़ेगा, स्टोरेज बढ़ेगा तो गति भी बढ़ेगा। तो ये हो गए आपके। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है आपका फ्रेगमेंटर, डिस्क डी फ्रेगमेंटर, या केवल आप इसको लिख सकते हो डी फ्रेगमेंटर। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। डी फ्रैगमेंटर, इसको याद रखिएगा। यहां से अगर कुछ क्वेश्चन बना तो एक तो एंटीवायरस को आपको पूछ सकता है, फाइल मैनेजर या नेटवर्क मैनेजर या कुछ भी मैनेजर लिखा रहे तो याद रखिएगा, मतलब यूटिलिटी की बात कर रहा है वो। और ये डी फ्रेगमेंटर को याद रखिएगा। बाकी ऐसे कोई भी नाम दिख रहा है हमको जहां पे वो लग रहा है कि हमारे कंप्यूटर को और आसान बना रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है, स्टोरेज को बढ़ा रहा है, मतलब सब यूटिलिटी है, सपोर्ट कर रहे हैं जो किसी न किसी प्रकार से। नहीं, बायोस आपका प्रोग्राम है, ठीक, उसको किसी प्रकार में आप नहीं रख सकते। वो तो सबसे पहला डिवाइस है जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है, उसका काम है कंप्यूटर को चालू करना। नहीं नहीं, वो उसको सॉफ्टवेयर में नहीं लेंगे। ठीक, प्रोग्राम है आपका, बायोस एक प्रोग्राम है, वो तो हार्डवेयर भी होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्स है वो। ठीक, अब जब पावर ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे तो सबसे पहले क्या चालू होता है, बायोस। ठीक, वो तो कंप्यूटर चालू ही नहीं हुआ है अभी वहां पे, तब बायोस चालू हो जाता है आपका। कंप्यूटर चालू तब होता है जब बूटिंग होता है, बायोस ही बूटिंग करता है। क्या होता है बूटिंग का मतलब, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है वो। ठीक, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो बायोस एक्टिव होगा। बायोस फिर क्या करता है, पूरे कंप्यूटर की जांच करता है वो कि सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं करके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। उसके लिए टेस्ट ऑपरेट करता है जिसको बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये पढ़ेंगे सब हम लोग आगे, रोम में पढ़ाऊंगा आपको, रोम में या ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो पोस्ट भी बायोस करता है। पोस्ट करने के बाद फिर वो बूटिंग करता है, वो ढूंढता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रहेगा, आपके सेकेंडरी स्टोरेज में, या तो हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में, आप किसी से भी बूटिंग करा सकते हो। तो हार्ड डिस्क से उसको लाएगा किसमें, रैम में। इसी को बोलते हैं बूटिंग, मतलब हार्ड डिस्क से निकल कर रैम में लोड होना ऑपरेटिंग सिस्टम का कहलाता है बूटिंग। फिर जब तक रैम में नहीं आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक हम यूज नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर का। ठीक, फिर वहां से आप चालू करते हो। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो जिसका हम यूज करते हैं वो एप्लीकेशन है, हमारे एप्स, जिसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, आपके जो तीन होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं कंप्यूटर को और यूजफुल बनाने में, और अच्छा बनाने में, काम को आसान करने में, स्टोरेज को बढ़ाने में, स्पीड को बढ़ाने में। जैसे कि एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, डीफ्रेगमेंटर, ये सब आगे आपको बताऊंगा ये सब काम क्या है इनका, जब आगे पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर में कहीं ना कहीं सब डिस्कस होगा। तो ये हैं सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार। तो कभी भी ये सब आपको सीधा सीधा पूछेगा, ये तो कई बार आया भी हुआ है व्यापम में, आपको सीधा पूछा था लिनक्स किस प्रकार का,
सॉफ्टवेयर है पूछा था, असेंबलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस या एमएस ऑफिस के कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम ले, मतलब वो हो गया एप्लीकेशन। एंटीवायरस, फाइल मैनेजर या कुछ भी मैनेजर लिखा रहे, या ऐसे कोई फैसिलिटी की बात करे, वो कंप्रेशन मैनेजर, डिस्क पार्टीशन, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क क्लीनर प्रोग्राम या क्लीनर लिख देगा, डिफ्रेगमेंटर या डिस्क डिफ्रेगमेंटर बोलते हैं। तो ये सब यूटिलिटीज हैं आपके, तो इनको याद रखिएगा। ठीक, तो इसको फिर कंटिन्यू कल करेंगे आपका। कल ये तो हो गए, यहाँ से भी आजकल क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स को आपको पूछता है। बाकी फिर वो बुक में वही सब मिलेगा आपको, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, प्रकार, उसके विकास, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। ठीक, तो चलिए कल इसको कंटिन्यू करेंगे।